गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 2 जो कि है वर्ण विचार, जिसमें अब तक हमने वर्णों के बारे में पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों के वर्गीकरण के बारे में, मुख्य रूप से जो दो वर्गों में वर्णों को बांटा गया है, स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा। इसके बाद में स्वरों के प्रकार पढ़े, स्वरों के भेद पढ़े, जिसमें 3 तरह के स्वर हमने पढ़े थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। इसके बाद हमने व्यंजन के बारे में पढ़ा। व्यंजन की विशेषता यह है कि वह उनके उच्चारण में जो हमारी जिह्वा है, मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। हमारी जो मुख से वायु निकलती है वो किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए निकलती है। इसीलिए स्वरों और व्यंजनों में मुख्य रूप से यही अंतर है कि जब हम स्वर बोलते हैं तो जो वायु है वह कहीं भी अटकती नहीं है, सीधी मुख से बाहर आती है, जबकि व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख के किसी न किसी भाग में वह वायु टकराकर आती है। व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में हमने पढ़ा था, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों को भी अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले उच्चारण के स्थान के आधार पर, यानी कि जहाँ से हम उच्चारण करते हैं व्यंजन का, उसके आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया गया है। तो ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अतः श्वास नलिकाओं के मार्ग में होती हुई निकलती है और जिह्वा से संबंध स्थापित करते हुए मुख के भिन्न भिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती है। इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जो ध्वनि मुख के जिस भाग से टकराती है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। इस दृष्टि से इन्हें 9 भागों में रखा गया है। सबसे पहले इस चित्र में हम देखेंगे कि मुख के जो अलग अलग भागों से, जहाँ से वायु टकराकर या वायु की वजह से स्वरों का उच्चारण शुरू होता है, उच्चारण होता है, उन्हीं के आधार पर स्वरों के या व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है, नामकरण किया गया है। तो पहले हम इस चित्र में देखेंगे कि वे स्थान कौन कौन से हैं जहाँ पर वायु जहाँ से उत्पन्न होती है। सबसे पहले कंठ, यहाँ से जब वायु निकलती है तो वह जो स्वर यहाँ से उच्चारित होते हैं वो कंठव्य कहलाते हैं, जिसमें अ, आ, अंग, क वर्ग और ह को रखा जाता है। इसके बाद तालव्य, तालु का भाग है ये, तो यहाँ से जब वायु टकराती है तो वे व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। इसमें स्वरों में तो ई और च वर्ग, जिसमें च, छ, ज, झ, ज आते हैं, और इसके अलावा य और श और त्र, इनका क्योंकि हमारी जो जिह्वा है वो तालु पे लगती है, वहाँ पर स्पर्श करती है, इसीलिए तालव्य कहलाते हैं। इसके बाद अगला है मूर्धन्य या मूर्धा से लगने वाले स्वर और व्यंजन। ये जो ऊपर का भाग होता है हमारे मुख में वो मूर्धा कहलाता है, यानी कि दांतों के भी ऊपर की तरफ मूर्धा का स्थान होता है। मूर्धा से उत्पन्न होने वाले जो व्यंजन है वो है ट वर्ग, यानी ट, ठ, ड, ढ, न और श से षटकोण वाला श, ये मूर्धन्य स कहलाता है। इसके बाद दंत्य, ये जो हिस्सा है जहाँ पर जीभ हमारे दांतों पर स्पर्श करके व्यंजनों का उच्चारण या स्वरों का उच्चारण करती है, मुख्य रूप से व्यंजनों का उच्चारण करती है, तो वह दंत्य कहलाते हैं वे व्यंजन। और इसमें आते हैं त वर्ग, यानी कि त, थ, द, ध और न और स। इसके बाद नासिक्य, ये वाला हिस्सा नासिक्य कहलाता है। नासिका से जो ध्वनि निकलती है, श्वास निकलती है, तो वे जो वर्ण उच्चारित होते हैं वहाँ से वे नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। इसमें आते हैं अंग, ड, ज, ण, न और म। ये पंचम वर्ण कहलाते हैं, यानी कि जो भी वर्ग है उनके 5वें जो
व्यंजन हैं वे सारे पंचम वर्ण कहलाते हैं, जो कि नासिका से उच्चारित होते हैं। इसके बाद कंठ ओष्ठ्य यानी कंठ और होठों से मिलकर जो ध्वनि बनती है, ये वाला जो दो जगह से वायु टकराती है, जिसमें ओ, औ और औ, ये जो व्यंजन है ये कंठोष्ठी व्यंजन कहलाता है। इसके बाद कंठ और तालु से मिलकर, जो कि कंठ तालव्य, ये कंठ और ये तालु से मिलकर जो व्यंजन उच्चारित होते हैं कंठ तालव्य कहलाते हैं। इनमें ए और ऐ। इसके बाद दंतोष्ठ्य, जिसमें दांत पर भी जिह्वा स्पर्श करती है और होठों पे भी, तो दंतोष्ठ्य कहलाते हैं, जिसमें आते हैं व। इसका उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है वो दांतों पे स्पर्श होती है और हमें होठों को भी इसको मिलाना पड़ता है व का उच्चारण करते समय। तो इस प्रकार हमने देखा जो व्यंजन है उच्चारण के स्थान के आधार पर उनका वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है। तो इसमें हमने सबसे पहले कंठ व्यंजन रखे, जिसमें कंठ से बोले जाने वाले व्यंजनों को कंठीय वर्ग में रखा गया है। कंठीय वर्ण कहते हैं इन्हें। इनमें क ख ग घ और री आते हैं। तालव्य यानी तालु से बोले जाने के कारण इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं, जिसमें च छ ज छ और त्र आते हैं। मूर्धन्य यानी कि मूर्धा से बोले जाने के कारण मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं, जिसमें ट ठ ड ढ ण और श। दंत्य दांतों से बोले जाने के कारण इन्हें दंत्य वर्ण कहते हैं, जैसे कि त थ द ध न। ओष्ठ्य यानी कि होठों से बोले जाने के कारण इन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं, जिसमें प फ ब भ और म वर्ण आते हैं। उसके बाद नासिक्य, जिसका उच्चारण मुख तथा नासिका से होता है, उन्हें नासिक्य वर्ण कहते हैं, जिसमें अंग डंग ज्य ण न और म, जो कि पंचम वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद कंठोष्ठ्य यानी कंठ और ओष्ठ होठों दोनों का प्रयोग होता है, उन्हें कंठोष्ठ्य वर्ण कहते हैं, जो कि है ओ और औ। कंठ तालव्य, जहाँ पर कंठ तथा तालु से जिनका उच्चारण होता है, इसीलिए इन्हें कंठ तालव्य कहते हैं, जैसे ए और आई। और दंतोष्ठ्य यानी जिनका उच्चारण करते समय दांत और ओष्ठों की सहायता लेनी पड़ती है, जिन होठों के सहयोग से बोले जाते हैं, उन्हें दंतोष्ठ्य वर्ण कहते हैं, जैसे कि व। पहला वर्गीकरण हमने पढ़ा उच्चारण स्थान के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण है श्वास यानी प्राण वायु के आधार पर। श्वास के आधार पर यानी प्राण के आधार पर भी व्यंजनों को दो भागों में बांटा जाता है, अल्प प्राण और महाप्राण। अब ये क्या होते हैं? तो अल्प प्राण का मतलब है जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली वायु की मात्रा कम लगती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। यानी कि कम हवा का प्रयोग हम करते हैं, इसलिए उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन तथा ड, य, र, ल, व आते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग, अब वर्ग कौन से? वे पांचों वर्ग जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब इन पांचों वर्गों का पहला यानी कि क, च, ट, त और प, और तीसरा जो कि है ग, ज, ड, द और ब, और इसके अलावा पांचवा वर्ण जो कि ड, ज, न और म। इनके अलावा ड, य, र, ल और व, ये जो वर्ण हैं ये सारे अल्प प्राण कहलाते हैं, यानी कि इनको बोलने में हमें कम वायु का प्रयोग करना पड़ता है। दूसरे आते हैं महाप्राण। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, जैसे कि क वर्ग जो है उसमें पहला वर्ण तो अल्प प्राण है, लेकिन जब ख हम बोलते हैं तो हमें ज़्यादा वायु की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा वायु हमारे मुख से निकलती है, इसीलिए इसे महाप्राण कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा जो कि है ख, छ, ठ, थ और फ, और चौथा व्यंजन जो कि है घ, झ, ढ, ध और भ, और इसके अलावा श, स और स,
और ह, ये सारे महाप्राण हैं, यानी इन्हें बोलने में हमें ज़्यादा वायु की ज़रूरत होती है, ज़्यादा वायु हमारे मुख से बाहर निकलती है। अगला जो आधार है वर्गीकरण का वो है स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर, यानी जो स्वर तंत्री है हमारी, जिसके बारे में हमने अभी चित्र देखा था, उसमें जिस स्थान पर कंपन होता है उसके आधार पर भी व्यंजनों को बांटा गया है। तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों के दो भागों में बांटा गया है, पहला अघोष और दूसरा सघोष। अघोष कहते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं, यानी कि जहाँ कंपन नहीं होगा वहाँ पर अघोष। जैसे क हम बोलेंगे तो केवल कंठ में वायु टकराएगी, लेकिन वहाँ पर कंपन नहीं होता। उसके स्थान पर अगर अ हम बोलेंगे तो कंपन होता है। तो यहाँ पर अघोष वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में हमारी जो स्वर तंत्री है उसमें कंपन नहीं होता, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ। तो इस तरह से जो प्रथम और द्वितीय जो व्यंजन है हर वर्ग का, उनके उच्चारण में कंपन नहीं होता, इसीलिए ये अघोष है। जबकि सघोष में जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष कहते हैं। जैसे कि प्रथम वर्ग का तीसरा चौथा ग, घ, री, ज, झ, त्र, ड। तो आप अपने गले पर हाथ लगाकर जब इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो आपको महसूस होगा कि जब उच्चारण कौन सा व्यंजन को उच्चारण करते हैं तब हमारे गले में कंपन नहीं होता और किस व्यंजन के उच्चारण पर कंपन होता है। तो इस तरह इनका वर्गीकरण को हम देख सकते हैं।